स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। आज हम पहुंचे हैं कहानी दौलत खतरे में के 8वें भाग पर। आप इस कहानी को एंजॉय कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। ये कहानी अपने आप में थोड़ी सी विचित्र है। चलिए खैर, बाकी की बातें हमेशा की तरह एंड में करते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं दौलत खतरे में पार्ट 8। देवराज चौहान बंगले पर पहुंचा तो जगमोहन से मुलाकात हुई। तुम्हारे काम की क्या पोजीशन है? देवराज चौहान ने पूछा। मैंने आदमियों का इंतजाम कर लिया है, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। एक होटल में चारों को अलग अलग कमरों में ठहरा दिया है। वो वहीं रहेंगे और हर वक्त मेरा इंतजार करेंगे। मैंने उन्हें यह कहकर तैयार किया है कि बैंक में डकैती करनी है, बहुत पैसा हाथ लगेगा और ये तुम्हारी सरदर्दी है कि तुम उन्हें कैसे हैंडल करते हो। देवराज चौहान के होंठों पर मुस्कुराहट थी। डकैती की क्या स्थिति है? जगमोहन ने पूछा। ठीक है, काम हो रहा है। अभी तक तो कोई अड़चन नहीं, देवराज चौहान ने कहा। शनिवार की रात को बैंक में प्रवेश किया जाएगा और रविवार रात को बाहर निकला जाएगा। उससे पहले ही तुम्हें खबर मिल जाएगी कि तुम्हें किस वक्त हरकत में आना है। तुम यहीं पर फोन के करीब रहना। जगमोहन ने सिर हिलाया, फिर बोला। डकैती के बाद सोना लेकर इसी बंगले पर आना है? नहीं, ऐसे नाजुक वक्त में सबको यहाँ लाना हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। पुलिस की नजरों में यह बंगला आ सकता है। मैंने एक और जगह का इंतजाम किया है, सब वहां पहुंचेंगे। कहते हुए देवराज चौहान ने जगमोहन को एक पता बताकर कहा, अपने काम से निपटकर यहां पहुंच जाना। पहुंच जाऊंगा। मैं दूसरे बंगले पर जा रहा हूँ, आधी रात तक वापस लौट आऊंगा। दूसरे बंगले पर? नगीना के पास? जगमोहन ने हैरानी से कहा। हाँ, इसमें हैरान होने की बात क्या है? तुम तो किसी काम के दौरान उस बंगले में कभी नहीं जाते कि कहीं कोई पीछा करके हमारा असली ठिकाना ना देख ले, और अब तुम नगीना से मिलने जा रहे हो? देवराज चौहान मुस्कुराया, सिगरेट सुलगाकर कश लिया। मैं नगीना से मिलने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि इस डकैती के अंतिम चरण में मुझे खास विश्वसनीय साथी की जरूरत थी। तुम पहले से ही व्यस्त हो और इस काम के लिए मैं किसी बाहरी व्यक्ति का इस्तेमाल करना ठीक नहीं समझता। अब एकमात्र रास्ता मेरे सामने नगीना के रूप में ही है। ओह, नगीना को इस डकैती में डालोगे? क्या हर्ज है कोई? तुम्हें शक है कोई कि इस काम में नगीना? कोई शक नहीं, जगमोहन मुस्कुरा पड़ा। नगीना किसी भी सूरत में हमसे कम नहीं है। वो कितनी खतरनाक है ये देखने के लिए मेरे सामने कई मौके आए। वो हर काम को अच्छी तरह अंजाम दे सकती है, लेकिन उसकी इस डकैती में कहाँ जरूरत पड़ गई? सोना बैंक से निकालने के पश्चात पुलिस स्टेशन से बाहर आकर वैन में रखा जाएगा। ऐसे में फौरन उस वैन को वहां लेकर वहां से चले जाना है। हम लोग तो भागदौड़ में व्यस्त होंगे। सोने से भरी वैन को वहां से फौरन रवाना ना किया गया तो कोई गड़बड़ हो सकती है। ओह, तुम्हारा मतलब है कि नगीना वैन लेकर वहां से भाग निकलेगी और उस नए ठिकाने पर पहुंच जाएगी? हाँ, सोना वहां से निकलते ही हमारे सिर से आधे से ज्यादा बोझ हट जाएगा। उसके बाद अगर हमारे पर कोई खतरा आता भी है तो हम उसे निश्चिंत होकर निपटा सकते हैं। जगमोहन को देवराज चौहान की बात बिल्कुल ठीक लगी। अगला दृश्य। सब इंस्पेक्टर सूरजभान यादव रात को 12 बजे पुलिस स्टेशन से निकलकर कुछ दूर किराए की बरसाती में पहुंचा और कपड़े बदलकर बेड पर जा लेटा। सोने की चेष्टा करने लगा, परंतु आंखों में नींद हो- न होने की वजह परंतु आंखों में नींद होने के बावजूद नींद नहीं आ रही थी। वो उन 6 ईंटों के बारे में सोच रहा था जो मिट्टी के ढेर में से निकली थी और जिन्हें हवलदार त्रिपाठी रिक्शे में रखकर दूर फेंक आया था। यादव समझ नहीं पा रहा था कि वो ईंट कहां से निकाली गई, जबकि वो हर जगह को अच्छी तरह से देख चुका था। सब दीवारें अपनी जगह ठीक थी। सब इंस्पेक्टर यादव यही सोचते सोचते नींद में डूब गया कि उससे कहां चूक हो रही है। अगला दृश्य। अगले दिन देवराज चौहान पेशेवर मिस्त्री और 2 मजदूर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। सारा सामान तो एक दिन पहले ही पहुंच चुका था। तुरंत ही काम शुरू हो गया। पिलर खड़े करने की तैयारी होने लगी।
काम में रूपलाल, भीम सिंह, पार्वती और दीपा भी सहयोग कर रही थी। काम शुरू करवाकर देवराज चौहान 2 घंटे बाद वहां से चला गया। देवराज चौहान और सब इंस्पेक्टर यादव की मुस्कुराहट भरे अंदाज में सिर्फ दुआ सलाम ही हुई। हवलदार त्रिपाठी वहीं पर था। सब इंस्पेक्टर यादव दिलो दिमाग में शक लिए वहां आता जाता रहा, इधर उधर खोज भरी निगाहें दौड़ाता रहा। 2 बार कमरे में भी गया, परंतु दीवार के साथ ढेर किए बिस्तरों को हटाकर देखने की बात उसके दिमाग में नहीं आई। यादव गड़बड़ को पकड़ नहीं पा रहा था। जब भी यादव वहां आता, जब तक वहां रहता, सबकी जान सूखी रहती। जब चला जाता तो वो राहत की सांस लेते। सबके दिल धड़क रहे थे कि अगर यादव ने बैंक में जाने के लिए तैयार हो रहा रास्ता पकड़ लिया तो तब तूफान सा आ जाएगा। और रात को रूपलाल के साथ मिलकर रास्ता तैयार करता जा रहा था। पुलिस स्टेशन के इस कमरे से बैंक के कमरे में जाने के लिए करीब 5 फीट लंबी सुरंग लगभग तैयार हो चुकी थी। जैसे तैसे 2 दिन बीत गए। रास्ता पूरी तरह से तैयार हो चुका था। जो मामूली सा बचा था उसे ठीक मौके पर ही तैयार करना था। शनिवार को 3 बजे सोना बैंक में पहुंच रहा था, जो स्ट्रांग रूम में रखा जाना था। शनिवार आ गया। दिन के 12 बज गए। पिलर रोड़ी वाले मसाले से भरे जा रहे थे। 3 कमरों के भर दिए गए थे। मन ही मन परेशान यादव अपनी इस कोशिश में था कि गड़बड़ को पकड़ सके, परंतु सफल नहीं हो पा रहा था। कई बार तो उसका मन कहता कि उसे गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोच रहा है। परंतु पुलिस वाले के दिमाग में शक समा जाए तो फिर वो आसानी से कैसे जाएगा। इधर दीपा ने अपनी कई जानलेवा मुस्कुराहटें यादव पर फेंकी, परंतु यादव पर दीपा की मुस्कुराहटों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो तो अपने ही फेर में लगा हुआ था। सबके दिल की धड़कनें तेज चल रही थी, क्योंकि आज डकैती के लिए बैंक में प्रवेश होना था। 12 बजे के करीब त्रिपाठी चाय पीने का मूड बनाकर बाहर निकल रहा था कि एकाएक ठिठक गया और मुंह खोले सामने आने वाले इंसान को देखने लगा। वो उसी बैंक का मैनेजर था जिसमें आज रात डकैती होने जा रही थी। त्रिपाठी को देखकर बैंक मैनेजर चोपड़ा ठिठका। नमस्कार मैनेजर साहब। त्रिपाठी असमंजस से घिरा धड़कते दिल से बोला, आज यहां कैसे? काम था हवलदार साहब। चोपड़ा मुस्कुराया। साहब हैं? जी हाँ, आइए। त्रिपाठी का दिल अब धड़कने लगा। मैनेजर चोपड़ा को लेकर वो पुलिस स्टेशन के भीतर प्रवेश कर गया। सब ठीक तो है? आज इंस्पेक्टर साहब से क्या काम पड़ गया? कुछ काम था। यादव ने त्रिपाठी और बैंक मैनेजर को इंस्पेक्टर कालिया के ऑफिस में इंस्पेक्टर कालिया के ऑफिस की तरफ बढ़ते देखा, परंतु इस बात पर यादव ने कोई खास नोटिस नहीं लिया। अपने काम में व्यस्त हो गया। अगला दृश्य। हवलदार त्रिपाठी भीतर ही भीतर हद से ज्यादा घबराया पड़ा था। बैंक मैनेजर मिस्टर चोपड़ा का इंस्पेक्टर बलराम सिंह कालिया से मिलने आना त्रिपाठी को खाए जा रहा था। त्रिपाठी को लगा जैसे बैंक में प्रवेश करने के लिए जो रास्ता बनाया जा रहा है उससे कोई गड़बड़ हो गई है, और बैंक की तरफ से जिस कमरे में रास्ता निकाला जा रहा है अवश्य उस कमरे के फर्श में दरार वगैरह या फिर बैंक की दीवार से कुछ ऐसा हुआ होगा कि मैनेजर को बैंक की दीवार के इस तरफ की दीवार को देखने आना पड़ा। त्रिपाठी चोपड़ा को इंस्पेक्टर कालिया के पास ले गया। इंस्पेक्टर कालिया और मैनेजर चोपड़ा ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया। इस दौरान त्रिपाठी पास में हाथ बांधे शराफत से खड़ा हो गया। बैठिए चोपड़ा साहब। इंस्पेक्टर कालिया ने मुस्कुराकर कहा। शुक्रिया। चोपड़ा बैठने के पश्चात जेब से तय किया कागज निकालते हुए बोला, आपको थोड़ा सा कष्ट देने आया हूं। आज बैंक में कुछ करोड़ का सोना आ रहा है, जो कि सोमवार सुबह तक बैंक में रहेगा। तब तक के लिए पुलिस की सिक्योरिटी चाहिए थी। ये पुलिस सिक्योरिटी के लिए आपके नाम ऊपर से ऑर्डर है, जो हमारे हेडक्वार्टर से तैयार होकर आया है। बैंक वालों ने आपके कमिश्नर साहब से बात कर ली है और इस एप्लीकेशन पर कमिश्नर साहब के साइन भी हैं। वैसे दूसरी कॉपी कमिश्नर साहब की तरफ से आपके पास आने ही वाली होगी। इंस्पेक्टर कालिया ने चोपड़ा से लेकर एप्लीकेशन देखी और फिर मुस्कुराकर बोला, आप हमें यूं ही कह देते चोपड़ा साहब, इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी?
ये सब तो बैंक के बड़े अफसरों का प्रबंध है कि जब तक बैंक में सोना रहे, पुलिस की सुरक्षा में रहे। सुरक्षा ही सुरक्षा है। कालिया मुस्कुराया। बैंक के बगल में पुलिस स्टेशन है। किसी की इतनी हिम्मत कहाँ कि बैंक की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। जी हाँ, खास तौर से इसी कारण ये बैंक सुरक्षित माना जाता है। चोपड़ा ने सिर हिलाया। सोना तो स्ट्रांग रूम में ही रखा जाएगा? इंस्पेक्टर कालिया ने पूछा। हाँ, स्ट्रांग रूम में। इंस्पेक्टर कालिया ने सिर घुमाकर दीवार पर लगे अलार्म को देखा। ये आपके बैंक के स्ट्रांग रूम से संबंधित अलार्म है। आप लोग जब बैंक बंद करें तो स्ट्रांग रूम के अलार्म का स्विच ऑन कर दीजिएगा। बाकी हम देख लेंगे। इस अलार्म से संबंधित स्विच तो हम हर रोज ही बैंक बंद करते वक्त ऑन कर देते हैं, लेकिन आज तक ये अलार्म बजा नहीं। इंस्पेक्टर कालिया हंसा। और कभी बजेगा भी नहीं। भला किसमें इतनी हिम्मत है कि पुलिस स्टेशन के बगल में बने बैंक पर टेढ़ी आंख डाल सके? बैंक कब बंद करेंगे आप? वैसे तो आज शनिवार होने के कारण 2 बजे बंद हो जाता है, परंतु सोना आने के कारण कुछ बड़े अफसर रुकेंगे। मतलब कि बैंक बंद करने में शाम के 4-5 बज जाएंगे। ठीक है, जब आप बैंक बंद करके जाएं तो हमें खबर कर दीजिएगा। मैं वहां पुलिस का पहरा लगवा दूंगा। आप निश्चिंत होकर जाइए और सोमवार सुबह बैंक खोलिए। सोना स्ट्रांग रूम में मौजूद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। चोपड़ा मुस्कुराकर खड़ा हो गया। इसमें धन्यवाद कैसा चोपड़ा साहब? हमारा काम तो है ही जनता की सेवा करना। वैसे मैं आपसे मिलने की सोच ही रहा था। कालिया ने मुस्कुराकर कहा। मेरा साला है, वो फैक्ट्री वगैरह लगाने जा रहा है। मेरी पत्नी कई दिनों से जोर लगा रही है उसे बैंक से लोन दिलवा दूं। अपने भाई का भला करने की सोच रही है। अब चोपड़ा साहब, बीवी के भाई को मना करना भी कठिन हो जाता है। अब हाँ हाँ, जब भी लोन चाहिए हो मुझे कह दीजिएगा। मैनेजर चोपड़ा बोला। मैं भेजूंगा अपने साले को। उसे शायद 5-7 लाख की जरूरत हो। सब हो जाएगा। आप अपने साले को भेज दीजिएगा। बैंक मैनेजर चोपड़ा चला गया। इंस्पेक्टर कालिया ने त्रिपाठी को देखा। हवलदार त्रिपाठी, सब ठीक चल रहा है ना? यस सर। गुड। तुम्हारे उस ठेकेदार प्रसाद सिंह ने अभी तक अपनी कोटेशन नहीं दी? प्रसाद सिंह कल कोटेशन लिखकर देने को कह रहा था सर। वैसे आप कहें तो कल। कल तो संडे है। सोमवार 12 बजे से पहले दे दे। जी, मैं प्रसाद सिंह को पक्की तरह बोल दूंगा सर। याद है ना कितने प्रतिशत? यस सर, याद है। हवलदार त्रिपाठी इंस्पेक्टर कालिया के ऑफिस से बाहर निकला। अभी यादव की टेबल से कुछ दूर ही था कि यादव ने त्रिपाठी से कहा, कहाँ जाने की तैयारी है? चाय पीने जा रहा था। आप भी चलिए सर। त्रिपाठी ने सामान्य स्वर में कहा। नहीं, अभी कुछ काम है। तुम जाओ। ये बैंक मैनेजर चोपड़ा इंस्पेक्टर साहब से क्या बात करने आया था? कोई खास बात नहीं। बैंक में कुछ गोल्ड आ रहा है, उसकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस वाले मांगे हैं। यादव ने समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया। त्रिपाठी चाय पीने के लिए बाहर निकल गया। अगला दृश्य। कमरों के लिए पिलर तेजी से भरे जा रहे थे। देवराज चौहान जिस मिस्त्री को लाया था वो वास्तव में काबिल इंसान था। दोपहर के 2 बज रहे थे। वो सब खाना खाकर हटे थे। मिस्त्री और दोनों मजदूर बाहर से आधे घंटे में ही खाना खाकर आ गए थे। दीपा और पार्वती ने वहीं चूल्हे पर रोज की तरह मोटी मोटी रोटियां बनाई और सबने अचार प्याज के साथ रोटी खा ली। उसके बाद फिर काम शुरू हुआ। सॉरी। उसके बाद फिर काम शुरू हुआ। कुछ देर बाद भीम सिंह को पार्वती वहां नजर नहीं आई। उसे समझ में नहीं आया कि पार्वती चली कहाँ गई। भीम सिंह बेचैनी से पार्वती के आने की राह देखता रहा। मन में बार बार आ रहा था कि कहीं वो हरामी डकैती के बारे में अपने मक्कार बाप को तो बताने नहीं गई हो। यही बात भीम सिंह को परेशान कर रही थी। भीम सिंह ने रूपलाल दीपा से पूछा कि शायद पार्वती उसे कुछ बताकर गई हो, परंतु उन्हें भी पता नहीं था। करीब 1.5 घंटे बाद पार्वती वापस आई और काम में लग गई। पार्वती डकैती के आगामी हालात के बारे में सब कुछ लिखकर अपने घर के दरवाजे के बाहर लगे लेटर बॉक्स में वो कागज डाल आई थी, जैसा कि उसे उसके बाप हल्दीराम ने करने को कहा था। पार्वती ने देख भी लिया था कि उसके बाप के आदमी मकान की निगरानी पर है।
जाहिर है कि कुछ ही देर में वो लेटर बॉक्स से कागज निकालकर हल्दीराम तक पहुंचा देंगे। उसके बाद उसके बाप को डकैती का पूरा ब्यौरा और खुलासा तौर पर मिल जाएगा। उसके बाद उसके बाप को डकैती का पूरा ब्यौरा खुलासा तौर पर मिल जाएगा। और पार्वती जानती थी कि उसके बाद उसका बाप अवश्य कुछ कमाल दिखाएगा। वो निश्चिंत थी। भीम सिंह पार्वती के पास पहुंचा और दबे स्वर में बोला, कहाँ गई थी? भीम सिंह के चेहरे पर सख्ती के भाव थे, परंतु दिखने में वो सामान्य नजर आ रहा था। यही थी, पार्वती ने लापरवाही से कहा। यहाँ कहाँ? भीम सिंह हौले से गुर्रा पड़ा। पार्वती ने भीम सिंह को शांत निगाहों से देखा। मुझे देखने के लिए तो बाहर गया था। नहीं। सामने चाय वाले की दुकान पर देखा था। नहीं, मैं वहीं थी। चाय की दुकान पर 1.5 घंटा चाय पीती रही, मुझे बेवकूफ बनाती है। मैं ठीक कह रही हूँ, यहाँ तो काम करते करते थक गई हूँ। चाय की दुकान पर बैठकर 2-3 चाय पी, आराम किया, फिर आई हूँ। पार्वती का लहजा बेहद सामान्य था। भीम सिंह पार्वती को खा जाने वाली निगाहों से घूरता रहा। अपने हरामजादे बाप से मिलकर आई है ना? क्या बक रहा है? या फिर उसे फोन पर सब कुछ बताकर आई है? तेरा तो दिमाग खराब हो गया। बकवास मत कर। भीम सिंह ने खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा। सच बता। एक काम कर, मेरे साथ सब इंस्पेक्टर यादव के पास चल। एकाएक पार्वती ने कहा। क्यों? यादव का जिक्र आते ही भीम सिंह सकपका उठा। जब मैं पुलिस स्टेशन के सामने वाली चाय की दुकान पर थी तो वहां यादव भी आया था। 20-25 मिनट वहां बैठकर यादव ने भी आराम से चाय पी थी। उसने मुझे वहां देखा था। इसके बाद भीम सिंह ने कुछ नहीं कहा, परंतु पार्वती की आदत नीयत को जानते उसका दिल पार्वती के लिए साफ नहीं हुआ था। काम चलता रहा। शाम के 6 बजे तक आधे पिलर भर दिए गए थे। काम रोक दिया गया। छुट्टी कर दी गई। मिस्त्री और दोनों मजदूर चले गए। भीम सिंह रूपलाल के पास आया। मैं घर होकर आता हूँ, भीम सिंह बोला। क्यों? अपने औजार लाने हैं, बैंक के भीतर ताले दरवाजे वगैरह खोलने के लिए। जा ले आ। देवराज चौहान कब आएगा? मालूम नहीं। मैं अभी आ जाऊंगा, घंटे भर तक। रूपलाल ने सिर हिलाया तो भीम सिंह मिट्टी वाले हाथ पैर धोने नल पर चला गया। इंस्पेक्टर बलराम सिंह कालिया ने बैंक की सुरक्षा का काम सब इंस्पेक्टर यादव के सुपुर्द कर दिया। यादव ने बैंक को आगे पीछे जाकर ध्यान से देखा, फिर 2 हथियारबंद पुलिस वाले उसने बैंक के सामने गेट पर तैनात कर दिए और 4 हथियारबंद पुलिस वाले बैंक की साइड में। इंस्पेक्टर कालिया ने सोमवार तक बैंक की सुरक्षा सब इंस्पेक्टर यादव के सुपुर्द कर दी थी। इंस्पेक्टर कालिया की तरह यादव भी निश्चिंत था कि पुलिस स्टेशन की बगल में बैंक पर हाथ डालने की किसी की हिम्मत नहीं है। इन सब कामों से निपटकर सब इंस्पेक्टर यादव पीछे बन रहे कमरों पर पहुंचा। दीपा चूल्हे पर सब्जी चढ़ाई बैठी थी। पार्वती नल पर बर्तन धो रही थी। यादव और दीपा की निगाह मिली। दीपा मुस्कुराई। यादव यूं ही दीपा की तरफ बढ़ा। यादव के पास आते ही दीपा के होंठों पर जानलेवा मुस्कान उभरी। हमसे नाराजगी है इंस्पेक्टर साहब? क्यों? यादव की निगाह उसकी चोली पर अटकी। आजकल आप हमसे बात नहीं करते। और वो कूलर वाला कमरा? मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ, रात को भी फुर्सत नहीं मिलती। आज रात तो वो कूलर वाला कमरा। यादव ने अपनी सहमति देनी चाहिए, परंतु दिमाग में मौजूद शक ने छलांग मारी। वो चुप हो गया। क्या हुआ? अब क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? लगती हो। काम का बोझ कम हो जाए फिर तुमसे बात करूंगा। कहने के साथ ही यादव वहां से हट गया और आज खड़े किए पिलर देखने लगा। आसपास निगाह मारी। यादव के प्रति लापरवाह सा रूपलाल एक तरफ बैठा। फिर यादव कमरे की तरफ बढ़ गया जो मजदूरों को दिया हुआ था। अंधेरा होने को आ रहा था। कमरे में पहुंचकर यादव ने लाइट ऑन की। निगाहें दौड़ाने लगा। रूपलाल, दीपा और पार्वती की आंखें मिली। वो सतर्क हो गए। उनकी धड़कन तेजी से बजने लगी, जबकि रूपलाल की आंखों में वहशी भाव भरने लगे। आधे मिनट में सब इंस्पेक्टर यादव बाहर आ गया। कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें उसकी दिलचस्पी हो।
एक तरफ सीमेंट की कुछ बोरियां पड़ी थी, दूसरी तरफ मजदूरों के मैले बिस्तरों का ढेर लगा हुआ था। एक तरफ यूं ही छोटी सी मैली दरी आराम करने के लिए बिछा रखी थी। यादव ये सोचकर मन ही मन खींच उठा कि वो खामखा अपना दिमाग और वक्त खराब कर रहा है। यूं ही बेकार की सोच उसके दिमाग में भरी पड़ी है। परंतु त्रिपाठी द्वारा ईंटों को वहां से हटा देना उसकी समझ में नहीं आ रहा था। इस बारे में त्रिपाठी से सीधे सीधे पूछना भी ठीक नहीं था। यादव कमरे से बाहर निकला तो उसी पल हवलदार त्रिपाठी ने वहां कदम रखा। यादव को कमरे से निकलते पाकर त्रिपाठी सकपका उठा। फिर जल्दी से उसने खुद को संभाला। काम देख रहे हैं सर? त्रिपाठी यादव की तरफ बढ़ा। कोई कमी हो तो बताइएगा। अभी तक तो सब ठीक ही लगता है। यादव ने मुस्कुराकर त्रिपाठी को देखा। ठीक क्यों नहीं होगा सर? प्रसाद सिंह बहुत बढ़िया ठेकेदार है। आपने अभी उसका काम देखा ही कहाँ है? कहने को तो त्रिपाठी ने कह दिया, परंतु घबराहट से उसका दिल धाड़ धाड़ बज रहा था। तुम अभी पुलिस स्टेशन में ही हो? यादव ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। बस सर, जाने ही वाला था। त्रिपाठी बोला। देवराज चौहान ने ही कहा था कि वो अपने काम वैसे ही करेगा जैसे देवराज चौहान ने ही कहा था कि वो अपना काम वैसे ही करेगा, वैसे ही आएगा जाएगा जैसे हर रोज करता है। उनके काम की खातिर वो ऐसा कुछ नहीं करेगा कि यादव को उस पर हुए शक में बढ़ोतरी हो सके। और मन ही मन त्रिपाठी इस बात से खुश भी था कि अगर डकैती में गड़बड़ हो गई तो वो फंसने से पहले ही बाहर के बाहर से ही भाग लेगा। यादव और त्रिपाठी वहां से चले गए। अगला दृश्य। भीम सिंह अपने घर पहुंचा। दूसरी चाबी उसके पास थी। ताला खोलकर भीतर गया और अपने सामान का छोटा सा थैला उठाया। फिर ठिठक गया। इस तरह थैला पुलिस स्टेशन में ले जाने से वो फंस सकता था। यादव तो पहले से ही उस पर शक कर रहा है। आखिरकार भीम सिंह ने थैले में पड़े अपने औजारों को बदन पर पड़े मजदूरों वाले कपड़ों में अच्छी तरह छिपाया और बाहर निकलकर ताला लगाया। जाने के लिए पलटने को हुआ कि ठिठक गया। दरवाजे पर लेटर बॉक्स लगा था जिसमें कुछ पड़ा नजर आ रहा था। भीम सिंह ने लेटर बॉक्स से कागज निकाला और खोलकर पढ़ने लगा। अगले ही पल भीम सिंह के होंठ भिज गए। ये हल्दीराम के हाथों का लिखा पत्र था। उसने लिखाई पहचान ली थी। लिखा था, तुम्हारा लिखा कागज मुझ तक पहुंच गया है। मैं सब समझ गया हूं और आगे का सारा मामला मुझ पर छोड़ दो। मैं सब संभाल लूंगा। जब तुम्हें लगे कि मैं काम कर गया हूं तो इस पते पर पहुंच जाना। इस पते वाली जगह के बारे में दूसरा कोई नहीं जानता। नीचे पता लिखा था। भीम सिंह के तन बदन में आग लग गई। तो हरामजादी ने अपने बाप को सब कुछ बता दिया। उसकी बात नहीं मानी। मरवा कर रहेगी साली। दो पल भीम सिंह वैसे ही खड़ा रहा। फिर एकाएक उसने फैसला किया और तय किए कागज को वापस लेटर बॉक्स में डाला और पलट कर क्रूरता आंखों में समेटे वहां से चला गया। ये इत्तेफाक ही रहा कि मकान पर नजर रखने वाले हल्दीराम के आदमी शाम होने पर पास ही के ठेके पर दो दो पैग मारने चले गए थे। भीम सिंह जब पुलिस स्टेशन पहुंचा तो चेहरा शांत स्थिर था। पार्वती को देखकर भी वो शांत रहा। भीम सिंह वक्त आने पर ही हल्दीराम और पार्वती पर अपना वार करना चाहता था। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने ठीक 8 बजे पुलिस स्टेशन में प्रवेश किया। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दिन भर बेहद व्यस्त रहा हो। सब इंस्पेक्टर यादव के पास से गुजरा तो थके अंदाज में मुस्कुराकर बोला, राम राम इंस्पेक्टर साहब। कहते हुए देवराज चौहान ने बगल में दबे बैग को ठीक किया। यादव ने देख यादव ने देवराज चौहान को देखा, फिर सिर हिलाया। आप बहुत देर से आए? हाँ, दूसरी जगह काम चल रहा है। आज सारा दिन वहां लग गया। अभी तो रात लगनी है इंस्पेक्टर साहब। आज लेंटर पड़ना है वहां। सोच रहा हूँ यहाँ से एक दो मजदूर ले जाऊं। आज की रात तो काली हो गई। जवाब में यादव सिर्फ मुस्कुराया। देवराज चौहान आगे बढ़ गया। पुलिस स्टेशन के पिछवाड़े पहुंचा। वो चारों खाना खाकर आराम से एक साथ बैठे थे, जैसे कुछ ही देर में सोने जा रहे हैं। सबने देवराज चौहान को राम राम की। देवराज चौहान की निगाहें रेस्ट रूम की तरफ उठी। वहां दो तीन पुलिस वाले बैठे नजर आ रहे थे। काम ठीक हुआ है ना? देवराज चौहान ने ताजा भरे पिलर्स को देखते हुए कहा। जी मालिक, भीम सिंह ने कहा। रूपलाल ने कुर्सी उठाकर रख दी। देवराज चौहान उस पर बैठ गया। भीतर का काम तैयार है?
देवराज चांद ने फुसफुसा कर पूछा। जितना तुमने कहा था उतना तैयार है, रूपलाल ने धीमे स्वर में कहा। अब कुछ ही देर में उन्होंने डकैती के लिए कमरे में प्रवेश कर जाना था, परंतु पुलिस स्टेशन में मौजूद सब इंस्पेक्टर यादव सबको खटक रहा था। अगला दृश्य। देवराज चौहान के कहने पर रूपलाल कमरे में चला गया। कमरे की लाइट बंद ही रखी और अंधेरे में ही अपना काम करने लगा। बाहर से देखने पर कोई भी नहीं कह सकता था कि कमरे के भीतर कोई है। अलबत्ता बाहर चल रही रोशनी के कारण कमरे में मौजूद अंधेरा काफी कम लगने लगा था। अगला दृश्य। करीब 9 बजे सब इंस्पेक्टर सूरजभान यादव ने अपनी फाइल बंद की। मर्डर का एक ऐसा केस उसके हवाले था कि वह खूनी को गिरफ्तार करना चाहता था। सामने 3 चेहरे थे, उनमें से एक कातिल था। इस बात का यादव को पूरा विश्वास था। इसी कारण यादव मर्डर के उस केस की फाइल को बार बार पढ़ रहा था, ताकि अगर कोई पॉइंट निगाहों में ना आया हो तो वो आ सके। कुर्सी से उठकर यादव ने कमर सीधी की, कमर पर लटके होल्स्टर को ठीक किया, फिर टेबल पर पड़ी कैप उठाकर सिर पर डाली और पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आया। बैंक पर उसने ऑर्डर के मुताबिक हथियारबंद पुलिस वाले लगा रखे थे। वहीं वो राउंड लेने जा रहा था। बैंक के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ते हुए यादव ने सिगरेट सुलगा ली। सब ठीक है? यादव पुलिस वालों के पास पहुंचकर बोला। जी साहब। गुड। यादव ने सिगरेट का कश लिया। ये सोचकर लापरवाह मत होना कि बैंक में कुछ नहीं होगा। बेशक कुछ नहीं होगा, लेकिन ड्यूटी इज ड्यूटी। फर्ज को हमेशा ठीक तरह से अंजाम देना चाहिए। यस सर। सब इंस्पेक्टर यादव बैंक के पीछे की तरफ मौजूद पुलिस वालों की तरफ बढ़ गया। राउंड पूरा करके यादव पुनः सामने की तरफ आया, फिर सड़क पार करके चाय की दुकान पर जा पहुंचा। वो सिर में भारीपन महसूस कर रहा था, इसलिए आराम से बैठकर चाय पीने का इरादा बना लिया था। अगला दृश्य। पार्वती यूं ही पुलिस स्टेशन के भीतर घूम आई थी। देवराज चौहान ने भेजा था उसे कि यादव की स्थिति देखकर आए कि वो कहां पर है। आकर पार्वती ने बताया कि यादव पुलिस स्टेशन में नहीं है। इससे बढ़िया मौका कोई दूसरा हो नहीं सकता था। देवराज चौहान ने पार्वती को समझाया कि उसके बाद उसने और दीपा ने क्या करना है। फिर देवराज चौहान सावधानी से भीम सिंह के साथ कमरे की तरफ बढ़ गया। अन्य कमरों में 4-6 पुलिस वाले रेस्ट कर रहे थे। जरा भी उल्टी सीधी आहट उन्हें फंसवा सकती थी। भीतर प्रवेश करके भीम सिंह ने दरवाजा बंद कर लिया। कमरे की लाइट बंद थी। भीम सिंह ने टॉर्च उठाकर रोशन कर ली। रूपलाल गड्ढे में बैठा किसी तरह लंबी सी रॉड लिए आगे की मिट्टी को हटाए जा रहा था। बस गड्ढे से बाहर आ जाओ, देवराज चौहान बोला। इस वक्त वो तीनों फुसफुसाहट भरे लहजे में बात कर रहे थे। रूपलाल गड्ढे से बाहर निकला और आहिस्ता से रॉड एक तरफ रखता हुआ बोला, इस तरह तो रास्ता नहीं बनाया जा सकता। आखिर नीचे से गड्ढा करके फर्श को कैसे तोड़ा जाएगा? इस छोटे से काम को करने के लिए 1.5-2 दिन की लगातार मेहनत और खास खास औजार चाहिए। आगे का काम बहुत आसान है, बाकी का रास्ता सिर्फ आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। रूपलाल और भीम सिंह की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। देवराज चौहान आगे बढ़ा। पुलिस स्टेशन के कमरे वाली दीवार की फर्श से ऊपर की 1 फुट की ईंट तो पहले ही निकाली जा चुकी थी और साथ लगी बैंक की दीवार की ईंट नजर आ रही थी। देवराज चौहान ने अपना पसंदीदा औजार पकड़ा और उन ईंटों को निकालने लग गया। क्योंकि उस हिस्से की नींव नीचे से पहले ही निकालकर रास्ता बनाया जा रहा था, इसलिए नीचे से वो दीवार बिना नींव के सहारे पर टिकी थी। देखते ही देखते देवराज चौहान से 10 मिनट में इस तरफ की दीवार की तरह साथ लगती बैंक की दीवार की ईंट निकालकर पैदा हुए नए होल में बैंक वाले हिस्से में धीमे से सरका दी। भीम सिंह ने टॉर्च की रोशनी होल पर डाली तो दूसरी तरफ मौजूद बैंक का कमरा चमकने लगा। यह देखकर रूपलाल और भीम सिंह के दिल धड़क उठे। भीम सिंह, देवराज चांद होल में देखता हुआ बोला, तुम्हें इस रास्ते से भीतर जाना पड़ेगा। इस रास्ते से? 1 फुट व्यास के रास्ते से मैं निकलूंगा कैसे? निकल जाओगे। करोड़ों तक पहुंचने के लिए तकलीफ भी उठानी पड़ती है। देवराज चांद ने सख्त स्वर में कहा, तुम्हारा जिस्म हम सबके मुकाबले पतला है, काफी पतला है। सर सराकर निकल जाओगे। लेकिन वक्त बर्बाद मत करो। यह हमारे प्लान का सबसे नाजुक वक्त है। अगर यादव इस तरफ आ गया तो सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। देवराज चांद ने दांत भींचकर कहा, चलो।
भीम सिंह ने बिना कुछ कहे टॉर्च रूपलाल को थमाई और आगे बढ़कर 1 फुट के होल में सिर डाला, परंतु कंधे फंस गए। देवराज चौहान उसके कंधों को इधर उधर से दबाकर भीतर घुसेड़ने की चेष्टा करने लगा, परंतु भीम सिंह को भीतर सरकने में कामयाबी नहीं मिली। पीछे हटो, देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा। भीम सिंह होल के सिरे को पकड़कर निकल आया। भीम सिंह होल से सिर निकालकर पीछे हट गया। सॉरी दोस्तों, ये बहुत बहुत ज्यादा मिस प्रिंटिंग है, यानी मिट चुका है प्रिंटिंग। ईंटें तो पहले ही निकली पड़ी थी। दोबारा से, पीछे हटो, देवराज चांद ने दांत भींचकर कहा। भीम सिंह होल से सिर निकालकर पीछे हट गया। ईंटें तो पहले ही निकली पड़ी थी। एक खास ईंट भीम सिंह को भीतर धकेलने में अड़चन पैदा कर रही थी। देवराज चांद ने पूरी ताकत से इस तरह ईंट पर हथेली की चोट करने लगा कि जरा भी आवाज पैदा न हो। एक ही मिनट में देवराज चांद ने सीमेंट में जकड़ी ईंट को हिला दिया, फिर दोनों हाथों से उस ईंट को पकड़कर हौले हौले हिलाने लगा। फौरन ही वो ईंट हाथ में आ गई। देवराज चांद ने होल में हाथ डालकर ईंट को बैंक वाले कमरे में रखकर एक तरफ सरका दिया। उस होल में भीम सिंह को फिर घुसेड़ा गया। सिर के बाद कंधे की बारी आई। कंधे अटके अवश्य, परंतु इस बार सरक गए। उसके बाद नीचे का मामला भीम सिंह का काफी पतला था। उसके बाद नीचे का मामला भीम सिंह का काफी पतला था। फिर भी कोई दिक्कत नहीं आई। भीम सिंह मछली की तरह फिसलता बैंक के कमरे में पहुंच गया। कमरे में अंधेरा था, परंतु पुलिस स्टेशन के कमरे से रूपलाल उस तरफ रोशनी डाल रहा था। रुको, देवराज चौहान ने कहा और रूपलाल से टॉर्च लेकर तैयार हुए छोटे से सुरंगनुमा गड्ढे को देखने लगा। 2 पल बाद उठा और टॉर्च की रोशनी बैंक वाले कमरे में डालते हुए बोला, उस जगह पर हाथ रखना। यहां? भीम सिंह ने एक जगह पर हाथ रखा। थोड़ा आगे। भीम सिंह ने हाथ रखा। हाँ, एक ईंट उठाकर अपने हाथ वाली जगह पर रखो। भीम सिंह ने ईंट वहां रखी। इस तरह देवराज चौहान ने कुछ ईंटें रखवाई तो वहां ईंटों का घेरा सा नजर आने लगा। टॉर्च की रोशनी में सब स्पष्ट चमक रहा था। भीम सिंह, देवराज चौहान सख्त गंभीर स्वर में बोला, इन ईंटों की नीचे की जगह खाली है। फर्श के नीचे से मिट्टी निकाल दी गई है। मिट्टी के सहारे के बिना फर्श का ये भाग एक परत की तरह है। तुम्हें बिना किसी शोर शराबे के इस फर्श को तोड़ना है। ऊपर से चोटें मारते ही धीरे धीरे खोखले फर्श की परतें टूटकर नीचे गिरती चली जाएंगी। ऐसा होते ही हमारे गुजरने के लिए 2 सवा 2 फुट का रास्ता बन जाएगा। बाकी हर तरफ से रास्ता बन चुका है, सिर्फ इस फर्श का टूटना बाकी है। रूपलाल, अपने मंगवाए सारे औजार इसे दो। जिस औजार से काम करना ठीक लगेगा उससे कर लेगा। रूपलाल ने फौरन एक तरफ छिपाकर रखे सारे हथियार होल में से भीम सिंह तक पहुंचा दिए। भीम सिंह तुरंत अपने काम में व्यस्त हो गया। फर्श पर हथौड़ी से धीरे धीरे चोटें मारने लगा। आवाज उभर रही थी, परंतु इतनी आवाज तो उठनी ही थी, इसे रोका नहीं जा सकता था। साथ ही साथ देवराज चौहान भीम सिंह को काम करने का ढंग बताया जा रहा था। अगल बगल के कमरों में पुलिस वाले थे। अगर किसी को अगर किसी के कानों में भी चोटों की उल्टी सीधी आवाज पड़ जाती तो सब कुछ खत्म हो जाना था। देवराज चौहान का ध्यान भीम सिंह के काम की तरफ था, जबकि करीब ही खड़े रूपलाल के घबराहट के कारण पसीने छूट रहे थे। आज पहली बार वो शायद मन ही मन सच्चे ढंग से भगवान को याद कर रहा था। 10 मिनट बाद फर्श का एक हिस्सा टूटकर नीचे गड्ढे में जा गिरा। उसके बाद तो कोई खास दिक्कत नहीं रही। भीम सिंह उस कच्चे खोखले फर्श पर जोर जोर से पांव मारने लगा। 2 मिनट में ही नीचे से खोखले फर्श टुकड़ों में बदलकर गड्ढे में जा गिरा। गड्ढा साफ करो, देवराज चांद दांत भींचकर बोला। भीम सिंह फौरन गड्ढे में गिरे फर्श के टुकड़ों को निकालकर ऊपर रखने लगा। जल्दी ही गड्ढा खाली हो गया। अब उसके सामने 2 ढाई फीट का खुला रास्ता था। इधर पुलिस स्टेशन, उधर बैंक का कमरा। दोनों साथ चिपकी दीवारों और उनके 1-1 फुट के फर्श की और दीवारों के नीचे की ईंटों को हटाकर बखूबी सफलतापूर्वक इतना रास्ता तैयार कर लिया था कि वो आसानी से सरक कर बैंक के भीतर जा सकते थे। रूपलाल, चलो भीतर। रूपलाल टॉर्च थामे फौरन 2 फीट के रास्ते से सरक कर भीतर प्रवेश कर गया। देवराज चौहान पलटा और बंद दरवाजे के बाहर की आहट ली। बाहर पूरी तरह शांति थी। देवराज चौहान ने आहिस्ता से सिटकनी हटाई।
और थोड़ा सा पल्ला खोला। दरवाजे के बाहर 2 कदम के फासले पर पार्वती और दीपा बैठी थी। उनकी देवराज चौहान से आंखें मिली। इतना ही बहुत था। देवराज चौहान पलटा और आगे बढ़कर बनाए रास्ते में से सरक कर बैंक के कमरे में जा पहुंचा। देवराज चौहान की योजना का सबसे कठिन खतरनाक मोड़ पार हो गया था। दूसरी स्थिति में ये मोड़ इतना कठिन साबित नहीं होना था। अगर सब इंस्पेक्टर यादव उन्हें शक भरी निगाहों से देखता हुआ उनकी टो में इधर उधर ना दौड़ रहा होता तो। दीपा वहीं बैठी रही। उसकी निगाह पुलिस स्टेशन के पिछले अहाते में खुलने वाले दरवाजे पर थी कि कहीं वहां से एकाएक यादव ना आ जाए। पार्वती उठी, कमरे में प्रवेश करके उसने दरवाजा बंद किया और लाइट ऑन करके तूफानी रफ्तार से कमरा साफ करने लगी। पार्वती की उत्सुकता और खौफ भरी निगाह बार बार उस रास्ते पर जा रही थी जहां से आधे हाथ की दूरी पर बैंक का कमरा नजर आ रहा था। 2 मिनट में ही पार्वती ने सारा कमरा ठीक ठाक पहले जैसा कर दिया और नजर आ रहे रास्ते पर बिस्तर इस तरह रख दिए कि कुछ सोच भी नहीं सकता था कि वहां कोई रास्ता भी बना रखा है। उसके बाद पार्वती एक तरफ पतली सी मैली चादर उठाकर कमरे की लाइट ऑफ करके दरवाजा खुला छोड़ा और पुनः दीपा के पास जा पहुंची। दीपा का चेहरा फक था, घबराहट से भरा पड़ा था। वो जानती थी कि देवराज चौहान, रूपलाल और भीम सिंह करोड़ों का सोना हासिल करने के लिए बैंक में प्रवेश कर चुके हैं। वो सफल होंगे या नहीं, ये बात दीपा के मस्तिष्क में अब सुई की तरह चुभने लगी थी, जबकि पार्वती बिल्कुल शांत और सामान्य थी। अगला दृश्य। सब इंस्पेक्टर यादव चाय पीने के पश्चात बैंक का एक और राउंड लिया, फिर वापस पुलिस स्टेशन आ गया। अपनी टेबल पर बैठने की अपेक्षा पीछे वाले अहाते की तरफ बढ़ गया। यूं ही कोई खास काम नहीं था। पुलिस स्टेशन के पिछवाड़े पहुंचकर ठिठका। दीपा कमरे के खुले दरवाजे के बाहर ही चादर बिछाई लेटी थी। सामने बैठी पार्वती उसकी टांगे दबा रही थी। यादव उनके पास पहुंचा। क्या हुआ? जिस्म टूट रहा है इसका, पार्वती बोली। मौसम आजकल खराब चल रहा है ना। यादव ने सिर हिलाकर दीपा को देखा। कोई दवा वगैरह चाहिए हो तो बता दे, मंगवा देता हूं, यादव ने कहा। क्या जरूरत है साहब जी, ऐसा इसके साथ होता ही रहता है, सुबह तक ठीक हो जाएगी, पार्वती गहरी सांस लेकर बोली। यादव ने कुछ कहने की अपेक्षा आसपास देखा, फिर कमरे के खुले दरवाजे के भीतर निगाह डाली। तुम्हारे वो दोनों मजदूर साथी नजर नहीं आ रहे? यादव ने पूछा। वो तो गए। कहाँ? ठेकेदारों ने अपने साथ ले गया। दूसरी जगह लेंटर पड़ना है ना, वहां सारी रात काम चलेगा। कब गए? मैंने तो उन्हें जाते नहीं देखा। कोई घंटा भर हो गया, पार्वती ने वो वक्त बताया जब वो यादव को देखने के लिए पुलिस स्टेशन के भीतर का चक्कर लगा आई थी और यादव कहीं भी नजर नहीं आया था। यादव ने सिगरेट का कश लेकर कहा। दवा वगैरह की जरूरत हो तो बोल देना और इसे कमरे के भीतर ले जाओ, बाहर लिटाकर मत रखो, पार्वती ने सिर हिला दिया। यादव के चले जाने के पश्चात पार्वती और दीपा उठी और कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करके सिटकनी चढ़ा ली। अंधेरे में ही चादर बिछाकर दोनों लेट गई। दोनों चाहकर भी आपस में बात नहीं कर पा रही थी। दोनों का ध्यान देवराज चौहान, भीम सिंह और रूपलाल की तरफ था, जो डकैती के लिए बैंक में प्रवेश कर चुके थे। अजीब सी उत्तेजना से भरी सनसनाहट और बेचैनी उनके जिस्मों में भर चुकी थी। अगला दृश्य। पुलिस स्टेशन के कमरे से उन्होंने बैंक के जिस कमरे में प्रवेश किया था वो रिकॉर्ड रूम था। उसका दरवाजा बाहर से बंद था। भीम सिंह ने कपड़ों में छिपा रखे अपने सारे औजार बाहर निकाल लिए थे। देवराज चौहान ने टॉर्च थाम रखी थी। भीम सिंह ने रूपलाल को औजार थमाए और दरवाजे की सिटकनी के इस तरफ लगे पेच 5 मिनट में ही खोल दिए। सिटकनी लटक गई, दरवाजा खुल गया। तीनों सावधानी से आगे बढ़ गए। रात के इस वक्त बैंक में सन्नाटा छाया हुआ था। भीम सिंह तो अपने काम के लिए दिमागी तौर पर इतना व्यस्त था कि इधर उधर का कुछ सोचने की फुर्सत ही नहीं थी। परंतु रूपलाल का दिल ये सोचकर धाड़ धाड़ बज रहा था कि वो लोग बैंक में आ चुके हैं और यहीं कहीं स्ट्रांग रूम में 12 करोड़ का सोना पड़ा है। टॉर्च थामे देवराज चौहान आगे था और भीम सिंह, रूपलाल पीछे। देवराज चौहान के चलने के ढंग से ऐसा लग रहा था जैसे वो बैंक के चप्पे चप्पे से अच्छी तरह वाकिफ है। आगे 2 जगह रास्ता बंद मिला। भीम सिंह ने पलक झपकते ही लॉक खोले और वो आगे बढ़ते चले गए। 5 मिनट में वो तीनों बैंक के बड़े हॉल में थे जहां बैंक का स्टाफ बैठता था।
और ग्राहकों से लेन देन होता था। करीब आधी लाइटें ऑन थी और वहां पर्याप्त रोशनी फैली हुई थी। रूपलाल और भीम सिंह 2 पलों के लिए वहां ठिठके। रुको मत। देवराज चांद टॉर्च थामे बराबर आगे बढ़ता हुआ बोला। बैंक हॉल के एक कोने में सीढ़ियां बनी नजर आ रही थी। देवराज चांद सीढ़ियां उतरता चला गया। 8 सीढ़ियां उतरने पर मोड़ आया और आगे की पुनः 8 सीढ़ियां उतरने के पश्चात ये लोग 20 बाई 25 के बड़े हॉल में पहुंचे। यह लॉकर रूम था। चारों तरफ लॉकर के बड़े बड़े स्टैंड नजर आ रहे थे। यहां तो लॉकर है, भीम सिंह के होंठों से निकला। स्ट्रांग रूम किस तरफ है? रूपलाल की उत्तेजना भरी निगाहें आसपास घूम रही थी। उधर। देवराज चांद एक तरफ नजर आ रहे स्टील के बड़े चक्री वाले मजबूत दरवाजे की तरफ इशारा करता हुआ बोला। वो स्ट्रांग रूम का दरवाजा है। भीम सिंह और रूपलाल की निगाहें स्ट्रांग रूम के दरवाजे पर जा टिकी, जो कि पूरा लॉकर हॉल पार करके सबसे आखिर में नजर आ रहा था। यहाँ पूरी तरह रोशनी फैली हुई थी। देवराज चांद ने टॉर्च बंद कर दी। तीनों स्ट्रांग रूम के दरवाजे के पास जाके छिटके। स्ट्रांग रूम का दरवाजे को तुमने खोलना है भीम सिंह, कहते हुए देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाई। भीम सिंह की निगाह दरवाजे पर जा टिकी। सोना इस दरवाजे के पार है? रूपलाल ने जल्दी से पूछा। देवराज चांद ने सहमति में सिर हिला दिया। कश लेते हुए देवराज चांद ने भीम सिंह को देखा। भीम सिंह आगे बढ़कर स्ट्रांग रूम के दरवाजे का मुआयना कर रहा था। दरवाजे के ठीक बीचों बीच 1.5 फुट के घेरे में चक्री थी, जिसे घुमाने के लिए स्टील के 6 मजबूत 1 इंच मोटे गोल डंडे लगे हुए थे। उस चक्री के दोनों तरफ 2 की होल थे। भीम सिंह 10 मिनट दरवाजे को ध्यान से देखने के पश्चात सीधा खड़ा हुआ और देवराज चाहन को देखा। देवराज चाहन की प्रश्न भरी निगाह भीम सिंह पर जा अटकी। स्ट्रांग रूम का दरवाजा तो बहुत ही तगड़ा है। इसके लॉक यहाँ के नहीं है, विदेश के हैं। भीम सिंह के स्वर में बेचैनी के भाव थे, जिससे महसूस करके देवराज चांद की आंखें सिकुड़ी। ऊपर से डबल लॉक का नाजुक सिस्टम है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसे लॉक से वास्ता पड़ेगा। तुम कहना क्या चाहते हो? देवराज चांद के स्वर में सख्ती उभरी। कुछ कहने की अपेक्षा भीम सिंह की निगाह पुनः स्ट्रांग रूम के दरवाजे पर जा अटकी। रूपलाल की आंखों में बेचैनी उभरी। चेहरे पर खतरनाक भाव नाच उठे। साले तेरे बस का है या नहीं स्ट्रांग रूम के इस दरवाजे को खोलना? रूपलाल गुर्राया। भीम सिंह ने दरवाजे से निगाह हटाकर दांतों से होंठ काटते हुए बारी बारी दोनों को देखा। अगर इस दरवाजे में सिंगल लॉक होता तो मैं फौरन हाँ कर देता, लेकिन डबल लॉक सिस्टम होने के कारण मैं स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कह सकता। इसमें बहुत पक्के विदेशी लॉक। मतलब कि तू नहीं खोल पाएगा। क्रोध से रूपलाल की दोनों मुट्ठियां भिज गई। मैंने ये तो नहीं कहा कि तूने क्या कहा है मैं नहीं जानता। मैं ये जानना चाहता हूं कि तू स्ट्रांग रूम का दरवाजा खोल पाएगा कि नहीं? रूपलाल ने खतरनाक स्वर में कहा। कहीं तो यहां का फेरा लगवाकर सूखा सूखा तो वापस ले जाने की नहीं सोच रहा? ऐसा हुआ तो भीम सिंह वो झापड़ मारूंगा कि मैंने मना तो नहीं किया। भीम सिंह ने हड़बड़ाकर जल्दी से कहा। मना वना मैं नहीं जानता, मुझे सिर्फ हाँ सुननी है। बोल। देवराज चांद ने कठोर स्वर में रूपलाल को टोका। खामोश रहो। रूपलाल ने होंठ भींच लिए। क्या कहना चाहते हो भीम सिंह? देवराज चांद की निगाह भीम सिंह पर जा टिकी। दरअसल, भीम सिंह ने गहरी सांस लेकर व्याकुल स्वर में कहा, स्ट्रांग रूम के इस दरवाजे में बहुत ही जबरदस्त विदेशी लॉक फिट है, ऐसा कि उन्हें खोल पाना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी मैं खोल लूंगा। ऐसा लॉक मेरे बस में है। लेकिन ये देखो, चक्री के दोनों तरफ लॉक के की होल है। 2 लॉक हैं। दोनों लॉक के खुलने का सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उन लॉकों को खोलने के लिए 2 आदमी चाहिए। इन की होल्स में एक साथ चाबी घुमाई जाती है। पहले एक चाबी घुमाई जाती है, फिर दूसरी, उसके बाद फिर पहले वाली, फिर दूसरी। इस तरह बारी बारी दोनों चाबियां 3 बार घुमाई जाती हैं। तब कहीं जाकर इस दरवाजे का लॉक हटता है। उसके बाद ये चक्री भी इस दरवाजे को लॉक का काम करती है। दोनों लॉक खोलने के बाद चक्री को भी दाएं कभी बाएं घुमाना दोनों लॉक खोलने के बाद चक्री को भी कभी दाएं और कभी बाएं घुमाया जाता है। कितनी बार ये मैं नहीं बता सकता। ये तो दरवाजा बनाने वाले की सेटिंग के ऊपर है।
तब तक चक्री को घुमाने के आगे के और वापसी के फेरे पूरे नहीं हो जाते। जब तक चक्री को घुमाने के आगे के और वापसी के पूरे फेरे पूरे नहीं हो जाते, तब तक दरवाजा नहीं खोला जा सकता। भीम सिंह की चुप्पी के साथ ही वहां गहरा सन्नाटा छा गया। रूपलाल के होंठ भिज गए। देवराज चौहान ने कस लेकर स्ट्रांग रूम के दरवाजे को देखा। तेरे को कैसे मालूम है कि इस दरवाजे के दोनों की होल में एक साथ चाबियां डालकर उन्हें 3 बार बारी बारी घुमाया जाता है? तूने दरवाजे के भीतर घुसकर देखा है? रूपलाल क्रोध में था। मुझे मेरा धंधा मत सिखा, भीम सिंह ने शांत स्वर में कहा। मैं जो कह रहा हूं उसे सुन। अगर ओरिजिनल एक ही चाबी की एक की होल में डालकर घुमाई जाए तो वो नहीं घूमेगी। चाबियां तभी घूमना शुरू करेंगी जब दोनों चाबियां की होल में फंस चुकी होंगी। चाबियों द्वारा लॉक खोलने का यह सिस्टम भीतर से एक दूसरे से जुड़ा है, तभी तो ऐसे दरवाजे को कोई खोल नहीं पाता। अगर एक लॉक का लीवर खोला जाए तो उसे वहीं पर स्थिर रहना चाहिए, जो कि चाबी फंसी होने के कारण स्थिर रहता है। तभी दूसरे की होल में फंसी चाबी घूमेगी, और दूसरे लीवर की चाबी घूमने के पश्चात उस लॉक का लीवर अपनी जगह स्थिर रहेगा, तो पहले वाले लॉक में दूसरी चाबी घूमेगी। ये सिस्टम दोनों लॉक को 3-3 बार चाबी घूमने तक चलता है। ये सिस्टम दोनों लॉक की 3-3 बार चाबी घूमने तक चलता है। अगर एक लॉक का लीवर जरा सा भी अपनी जगह से आगे पीछे रहे तो दूसरे लॉक की चाबी घूमना बंद कर देती है। देवराज चौहान और रूपलाल की निगाह भीम सिंह पर टिक चुकी थी। ऐसे में मैं इन दोनों लॉक्स को एक साथ कैसे खोल सकता हूँ? चाबियों द्वारा खोलते समय तो लॉक के लीवर ठीक जगह पर आ जाते हैं, लेकिन जब मैं औजारों से दरवाजे को खोलूंगा तो जाहिर है लीवर अपनी जगह पर ठीक नहीं बैठेंगे। ऐसे में दूसरा लॉक नहीं खुल पाएगा, उसका लीवर नहीं घूम पाएगा। भीम सिंह का कहना अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। गलती हो गई। मुझे एक निगाह पहले ही दरवाजे पर डाल लेनी चाहिए थी। तब क्या होता? होंठ भींचे रूपलाल ने कहा। तब भीम सिंह ने व्याकुल निगाह से रूप भीम सिंह ने व्याकुल निगाह रूपलाल पर मारी। तब हमें यहां तक पहुंचने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, खतरा नहीं उठाना पड़ता। तब हम ये काम करते ही नहीं। रूपलाल ने झल्लाकर देवराज चौहान को देखा। सुना तुमने ये क्या बक रहा है? ये जो कह रहा है ठीक कह रहा है, मजाक तो कर नहीं रहा होगा, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। उल्लू के पट्टे, रूपलाल ने खा जाने वाली निगाहों से भीम सिंह को कहा। कुछ कर, इस दरवाजे के पीछे करोड़ों का सोना है, ये बात क्यों भूल रहा है? भीम सिंह ने आहत भरे भाव से रूपलाल को देखा। रूपलाल कुछ कहने लगा तो देवराज चौहान ने शांत लहजे में कहा, अपना मुंह बंद रखो, अब बीच में मत बोलो। रूपलाल कसमसाता हुआ खामोश हो गया। उसे तो गश आ रही थी कि कहीं करोड़ों के माल के पास आकर खाली हाथ वापस न लौटना पड़े। कश लेते हुए देवराज चौहान ने बेहद शांत अंदाज में भीम सिंह को देखा। अब तुम क्या कहते हो भीम सिंह? भीम सिंह ने बेचैनी से होंठ भींच लिए। चेहरे पर विवशता नाच रही थी। ये काम तुम्हारा है, और जिसका काम होता है वो बखूबी जानता है कि काम ना होने पर भी काम को कैसे पूरा करना है। ऐसा तो कोई काम नहीं है जो ना किया जा सके। हर जगह तक पहुंचने का कोई रास्ता तो होता है भीम सिंह। कम से कम इस दरवाजे के डबल लॉक लिंक्ड सिस्टम को नहीं खोला जा सकता, दिल पर पत्थर रखकर भीम सिंह ने स्पष्ट कहा। मेरे ख्याल में मैं ही क्या, शायद इस सिस्टम को खोलने में बड़ा उस्ताद भी फेल हो जाए। देवराज चौहान भीम सिंह को देखता रहा। लॉक खुल भी जाए, कोई रास्ता निकाल भी लिया जाए तो चक्री का लॉक आड़े आता है। जाने उसका क्या सिस्टम है, कितनी बार उसे आगे और कितनी बार पीछे घुमाना पड़ता है। भीम सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। गलती सारी मेरी है कि मुझे पहले ही देख लेना चाहिए था कि स्ट्रांग रूम का दरवाजा कैसा है। अबे, गलती तेरी और भुगते हम। रूपलाल सब्र नहीं कर सका। इतने खतरे मोल लेकर हर पल फंसी सांसों से पुलिस वालों के खौफ को सहते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं, और यहां आकर तू। देवराज चांद ने कठोर निगाहों से रूपलाल को देखा। रूपलाल दांत भींच कर रह गया। अब तुम क्या कहते हो? सिर्फ अपनी बात कहो। देवराज चांद का स्वर गंभीर था। मैं इस दरवाजे के लॉक को नहीं खोल सकता। बेकार है, अंधेरे में हाथ पांव मारने के बराबर होगा। चंद पलों की सोच के पश्चात भीम सिंह ने धीमे स्वर में कहा। अब एक ही रास्ता है,
पक्की तरह तो नहीं, लेकिन फिर भी इतना कह सकता हूं कि इस तरह हम कामयाबी को छूने की कोशिश कर सकते हैं। देवराज चांद भीम सिंह को देखता रहा। इन दोनों लॉक्स के भीतरी लीवर खराब करके उन्हें अपनी जगह से हटा दिया जाए तो ये ताले बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। और वो लीवर स्टील की ऐसी पत्तियां हैं जिन्हें अपनी जगह से हटाना लोहे के चने चबाना है। लीवर को खराब करना, ये शब्द कहना आसान है, परंतु कर पाना बेहद मुश्किल। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये काम सफलता से कर सकूं। देवराज चौहान के चेहरे पर पहली बार दरिंदगी उभरी। भीम सिंह, देवराज चौहान के चेहरे के भाव देखकर भीम सिंह ने जल्दी से सूखे होंठों पर जीभ फेरी। ये काम होना चाहिए। मैं कोशिश कोशिश नहीं, करना है ये तुझे ये काम। तेरे पास बहुत वक्त है। आज की रात, कल का दिन, उसके बाद आधी रात। समझा? कम से कम 30 घंटे हैं और इन 30 घंटों में ये सब काम किया जा सकता है। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर बोला। तुम कर सकते हो भीम सिंह? शायद। भीम सिंह का स्वर धीमा था। यार, रूपलाल ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए उसे कंधे थपथपाए। तू हिम्मत मत हार, मैं तेरे साथ हूं, तू फिक्र क्यों करता है? मैं तो तेरे को तू इस काम में मेरा क्या साथ देगा? भीम सिंह ने कड़े स्वर में कहा। जब तू काम में ढीला पड़ेगा तब मैं तेरे को गालियां देना शुरू कर दूंगा। इससे तेरे को टॉनिक मिलता रहेगा। भीम सिंह ने देवराज चौहान को देखा। जहां ऐसा जबरदस्त लॉक सिस्टम हो वहां खतरे का अलार्म भी अवश्य कहीं होना चाहिए। देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। कश लेकर वो शांत स्वर में बोला, है, अलार्म भी है, जो कि इस दरवाजे को गलत ढंग से खोलने की चेष्टा में बज उठेगा। और वो अलार्म पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर बलराम सिंह कालिया के ऑफिस में लगा हुआ है। भीम सिंह और रूपलाल की आंखों में व्याकुलता और बेचैनी के भाव उभरे। लेकिन वो अलार्म अब बजेगा नहीं। मेरे कहने पर कब के हवलदार त्रिपाठी ने उस अलार्म की तारें अलग कर दी होंगी। तुम निश्चिंत होकर अपना काम शुरू कर सकते हो भीम सिंह। सुनकर रूपलाल और भीम सिंह के चेहरों के बदलते रंग वापस आने लगे। उसके बाद भीम सिंह काम में व्यस्त हो गया। रूपलाल उसके पास रहा। भीम सिंह के हाथ तेजी से अपने औजारों से खेल रहे थे। लॉक के की होल के छोटे से रास्ते में से अपने औजारों को डाल डालकर लॉक के लीवरों की स्टील की पत्तियों को हटाने के बेहद कठिन प्रयत्न को कामयाब करने की चेष्टा में लग गया भीम सिंह। भीम सिंह के चेहरे पर पसीना उभरना शुरू हो गया। आंखों में दृढ़ता आ समाई थी। देवराज चौहान चेहरे पर विश्वास के भाव लिए शांत मुद्रा में वहां टहलने लगा। चलिए दोस्तों, 8वां भाग यहां रोकते हैं। मुझे तो अच्छी लग रही है अब कहानी। मतलब मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं पढ़ रहा हूं। सिर्फ इतनी सी दिक्कत है, अगर कुछ लोगों को ठीक नहीं लगी, क्योंकि इसमें थोड़ी डिटेलिंग ज्यादा है। मतलब वो जो दीवार का रास्ता बनाना और ये खोलना, ये दोनों काम जरूरत से ज्यादा डिटेलिंग में बिड़ा दिए। ऐसा होता है। अ, फिल्मों में भी ऐसा होता है। आप लोगों ने डेफिनेटली बहुत सी ऐसी फिल्में देखी होंगी। जब मतलब उस फिल्म का ट्रेलर आता है तो आदमी, क्योंकि उसमें क्या होता है, छोटे छोटे सीन दिखाए जाते हैं। छोटे छोटे सीन के मतलब पार्ट्स दिखाए जाते हैं, उन्हें देखकर आदमी को लगता है वाह, बहुत जबरदस्त चीज होगी। और अक्सर क्रिएटिविटी में ये हो जाता है। जब आप सिर्फ सीन बाय सीन काम कर रहे हो ना, तो आपको लगता है कि आप ये सीन बेहतर कर दोगे, तो आप उसकी डिटेलिंग में घुस जाते हो। जबकि आपको उसे एक होल प्रोजेक्ट के रूप में देखना चाहिए कि कितनी देर एक आदमी जो है इस चीज के ऊपर अपना ध्यान फोकस रख सकता है। खास तौर पे जब वो आपका ऑडियंस हो या आपका लिसनर्स हो, आपके श्रोता हो या पाठक हो, तो उस वजह से हो सकता है कि ये जो डिटेलिंग है ये तंग कर रही है। अदरवाइज कहानी ठीक है। हर जगह पर मुसीबत दिखाना, जैसे तिवारी, सॉरी, यादव के हाथ में ईंटों का पड़ जाना, अब सोचने वाली बात है। अगर हम वैसे देखें तो, कि जहां मिट्टी खोद रही हो वहां से
ये बात तो इनको पहले में ही समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जब फर्श उखड़ा होगा तो फर्श के वो सीमेंट के लोथड़े हैं वो भी तो होंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था। और फिर एक ईंट ऐसे ही नहीं झाँक सकती, लेकिन राइटर ने झंकवा दी। क्यों? क्योंकि वो सस्पेंस का एलिमेंट डालना है उसने। ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा कई कहानियाँ होती है जिसमें कोई एक कैरेक्टर कोई ऐसी मिस्टेक मार जाता है जो, अब जैसे जैसे वो पार्वती का कमरे में जाना, कूलर वाले में। मैं नहीं मानता कि कोई इतना बेवकूफ़ होगा वो उसे पार्वती और कितना मर्ज़ी दे रहा हो। आप समझ सकते हैं। मतलब पार्वती और वो जो दोई है उन दोनों के उसमें क्यों नहीं पता लगेगा आदमी को फ़र्क? ख़ैर, और ख़ास तौर पे जिस तरह का जो 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 कैरेक्टर की जो आउटलाइनिंग है वो हमें पहले ही दे दी गई है। पार्वती कैसी है? एक हरियाणवी, लंबी, चौड़ी, तगड़ी। उसका तो साया देखकर ही आदमी समझ जाएगा कि यार ये वो नहीं है। कैसे भूल कर सकता है वो इंस्पेक्टर? लेकिन करवा दी गई। खैर, अब देखना ये है कि यहाँ से आगे वाली कहानी की तरफ कैसे मोल्ड होती है ये कहानी। जो भी है, अच्छी कहानी है। आप लोगों को कैसी लग रही है? अवश्य बताइएगा। अ, दोस्तों इस वीकेंड पे ज़रा मैं मेरा आइडिया यही था कि धड़ाधड़ जैसे केकड़ा डाली थी ऐसे ही इसको पूरी कर दूँगा। लेकिन एक तो हमारे इस तरफ ज़रा बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, और दूसरा मेरा अचानक से 2-4 रिश्तेदारियों में जाना पड़ गया। तो अप डाउन के चक्कर में ना, ये तो आपने भी देखा होगा, अगर आप मान लो आपको घंटा भर गाड़ी चलानी पड़ जाए, उसके बाद अजीब-सी सुस्ती वैसे ही आ जाती है, हाईवे के ऊपर से अगर आप आ रहे हो ख़ास तौर पे रात को। तो उस चक्कर में थोड़ा डिले हो गया। हम 8वें भाग तक पहुँचे हैं, मुझे लग रहा है इसके 2 भाग अभी और होने चाहिए। 50 पन्ने हैं। हाँ, 2 में निपट जाना चाहिए। तो मिलते हैं अगले भाग में। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने नहीं वो सुना है, जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है और वो सुनते हैं केवल, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले भाग में मिलते हैं इस कहानी के, तब तक खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और अपने दोस्त विक्रम के साथ कहानी वार्ता के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।